चलिए दोस्तों, इस राज्य दर्शन की सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के बारे में। राजस्थान के बारे में पढ़ने से पहले हम जानेंगे, क्योंकि राजस्थान बड़ा राज्य है, तो उसके बारे में कई सारी वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे। उसके बारे में क्या क्या हमें पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पढ़ना है राजस्थान के बारे में। नंबर 1 पे राजस्थान का इतिहास पढ़ना है इसका। नंबर 1 पे इसका इतिहास पढ़ेंगे। नंबर 2 पर इसकी प्राकृतिक बनावट पढ़ेंगे। प्राकृतिक बनावट क्या है इसकी, ये पढ़ेंगे। नंबर 3 पर इसकी जनगणना पढ़ेंगे। जनगणना 2011 की पढ़ेंगे हम। इसके बाद 4 नंबर पे क्या पढ़ेंगे, 4 नंबर पे इसके पढ़ेंगे नगर और उनके प्राचीन नाम। नगर और उनके प्राचीन नाम। इसके बाद अगला क्या पढ़ने वाले हैं हम, नगर और उनके प्राचीन नाम, इसकी झीलें और पर्वत चोटियाँ पढ़ेंगे। झीलें, पर्वत चोटियाँ। और अगला क्या पढ़ेंगे हम, अगला हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख नगर और उनके संस्थापक। नगर और संस्थापक, नगर और संस्थापक पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम प्रमुख मेले, प्रमुख मेले और महल। अगला हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद 9 नंबर पे हमें पढ़ना है प्रमुख बोलियां। प्रमुख बोलियां। 10 नंबर पे हमें पढ़ना है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने हैं। 11 नंबर पे हमें क्या पढ़ना है, अगला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें विविध। इतना सारा हमें पढ़ना होगा राजस्थान के बारे में। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास क्या रहा है। इतिहास में हम कुछ राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ की कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, जौहर क्या होता है, साका क्या होता है, केसरिया क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे हम इतिहास के बारे में। इसके बाद प्राकृतिक बनावट के बारे में पढ़ेंगे कि इसके ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ साउथ में क्या क्या है, और राजस्थान की बनावट क्या है, राजस्थान का पूर्वी भाग क्या है, पश्चिमी भाग क्या है, इस तरह से। तीसरे नंबर पे जब जनगणना पढ़ेंगे तो हम देखेंगे 2011 की जनगणना में इसकी क्या क्या रही है, तो सब आपको पता है क्या क्या पढ़ना है। 4 नंबर पर नगर और उनके प्राचीन नाम पढ़ना है। 5 नंबर पर झीलें, पर्वत चोटियाँ पढ़नी है। 6 नंबर पर नगर, उनके संस्थापक पढ़ने हैं। और 7 नंबर पर प्रमुख मेले, महल पढ़ने हैं। 8 नंबर पर चर्चित उपनाम पढ़ने हैं। और 9 नंबर पर प्रमुख बोलियाँ पढ़नी है। 10 नंबर पर पढ़ना है हमें राष्ट्रीय उद्यान या जीव अभ्यारण्य। 11 नंबर पर इसका विविध पढ़ेंगे। विविध में इसका राजकीय पशु क्या है, पक्षी क्या है, पुष्प क्या है, ये सब आ जाता है विविध में। तो चलिए एक एक करके इस क्लास के लिए पढ़ते हैं। ये कई सारी वीडियो में ये राजस्थान को हम कवर कर पाएंगे, क्योंकि इसके कई सारे टॉपिक हैं, इन्हें पढ़ाने के लिए कई वीडियो लानी पड़ेंगी। चलिए आज शुरुआत करते हैं किसकी, आज शुरुआत करते हैं राजस्थान का इतिहास के बारे में। तो आज की हमारी क्लास है राजस्थान के इतिहास के बारे में। देखिए, राजस्थान के नाम से ही कंफर्म होता है कि राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान। राजाओं का स्थान है राजस्थान। राजाओं का स्थान यानी कि राजस्थान। यहाँ का हम आपको बताते हैं अग्निकुंड का सिद्धांत।
अग्निकुंड का सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत क्या है? चंद बरदाई की एक किताब है पृथ्वीराज रासो। किसकी? चंद बरदाई। इनकी किताब है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की एक किताब है जिसमें इन्होंने लिखा है अग्निकुंड के बारे में। अग्निकुंड का सिद्धांत क्या था? देखिए, इसमें इन्होंने लिखा है कि आबू पर्वत पर, कौन से पर्वत पर? आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? यज्ञ। तभी इनके यज्ञ कुंड से 4 लोगों का क्या हुआ? तभी इनके यज्ञ कुंड से 4 लोग उत्पन्न हुए। कौन कौन से थे? वो 4 लोग थे चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार। तो इनका कहना है चंद्रबरदाई का कि ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया आबू पर्वत पर, जहाँ से यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुए 4 लोग। कौन कौन? चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार। इन 4 लोगों का, ये 4 लोग उत्पन्न हुए कहाँ से? यज्ञ कुंड से। अब ये 4 लोग यहाँ से उत्पन्न हुए या नहीं हुए, वो बात तो एक अलग है, क्योंकि यज्ञ को ना, अग्नि को हम लोग क्या मानते हैं? अग्नि को हम लोग मानते हैं देवता। अग्नि को हम लोग देवता मानते हैं, या फिर पहले के समय में क्या मानते थे? अग्नि के लिए मनुष्य के और देवता के बीच का जो मीडिएटर होता है उसे मानते थे कि ये हमारी सारी बात देवताओं के पास पहुंचाते हैं। अग्नि को देवता मानते हैं और अग्नि भी देवता है, और अग्नि का जो काम है वो है मनुष्य की सारी बात, मतलब हम लोगों की बात देवता तक पहुंचाना। तो हमारे और देवताओं के बीच का जो मीडिएटर है वो अग्नि है। इसीलिए तो समय समय पर यज्ञ किए जाते थे, युद्ध लड़ने जाते थे उससे पहले यज्ञ किया करते थे कि हे अग्नि देवता, आप ईश्वर को जाके बता दीजिए कि हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, धर्म युद्ध, जिसमें हमारी विजय हो। फिर शादी जब होती है तो अग्निकुंड के चारों ओर फेरे लेते हैं। अग्निकुंड के क्यों, कुछ और भी तो रख सकते हैं, वहाँ पर एक बाल्टी पानी भी तो रख सकते हैं ना, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम देवताओं को साक्षी मानकर अग्निकुंड के फेरे लेते हैं। चलिए, राजस्थान के इतिहास में बहुत सारे राजा हुए थे, जिसमें एक राजा थे विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज की श्रृंखला चली थी जिसमें चौथे नंबर के विग्रहराज थे। विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया था? एक संस्कृत पाठशाला खोली थी। इन्होंने खोली थी संस्कृत पाठशाला। संस्कृत पाठशाला कहाँ? अजमेर में। संस्कृत पाठशाला खोली अजमेर में। उसी समय फिर उसके बाद क्या हुआ? कालांतर में समय बीतने के बाद होने लगा भारत पर मुगलों का आक्रमण। मुगलों के आक्रमण में एक कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का शख्स आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक नामक एक शख्स आया और उसने इस संस्कृत पाठशाला को ध्वस्त कर यहाँ पर एक मस्जिद बना दी। यहाँ बना दी क्या? एक मस्जिद। और उस मस्जिद का अब नाम क्या है? अब उसका नाम है ढाई दिन का झोपड़ा। तो आज जो ढाई दिन का झोपड़ा है राजस्थान के अजमेर में, वो पहले कभी विग्रहराज चतुर्थ के हाथ की बनी हुई क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी, जहाँ पर दूर दराज के लोग अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए लाया करते थे।
मुग़लों ने भारत के बहुत सारे इतिहास को नष्ट कर दिया, जैसे कि बख्तियार खिलजी ने आके नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी और आग लगती रही, और वो इतनी भयंकर आग थी कि आग 6 महीने तक चलती रही, जिसमें हमारे भारत के इतिहास का, हमारे भारत के साहित्य और वेद पुराण बहुत सारी चीज़ें उस आग में जल गईं। तो वो आग जो चली थी नालंदा विश्वविद्यालय की, वो करीब 6 महीने तक लगातार चलता रहा। अब आप समझिए कि कितना कुछ खो दिया हम लोगों ने मुग़लों के आक्रमण से। इसके बाद एक राजा होते थे, कौन? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज की एक श्रृंखला होती, जिसमें एक पृथ्वीराज थे, पृथ्वीराज थर्ड। इन्हें ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता था, पृथ्वीराज थर्ड को। इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े और हर युद्ध में ये जीतते गए, और एक हुआ फिर पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में तो इनकी जीत हो गई। पानीपत के प्रथम युद्ध में इनकी जीत हो गई, लेकिन दूसरे में इनकी हार हो गई। पहले में ये जीते और दूसरे में ये हार गए। कुछ लोग कहते हैं इनकी बहुत बड़ी गलती रही कि ये हार गए, लेकिन नहीं, इनकी गलती नहीं, ये छल कपट से हारे थे। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जैसा एक शासक कैसे हार सकता है, जिसने बहुत सारे युद्धों में मोहम्मद गौरी को हरा रखा था। पानीपत के प्रथम युद्ध में जब इन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, तो मोहम्मद गौरी ने इनसे रिक्वेस्ट कर ली और वो यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हो गए कि भाई मैं कुछ समय तक यहाँ रुकता हूँ, फिर मैं चला जाऊँगा। उसके बाद अगले साल क्या होता है कि मोहम्मद गौरी ने फिर से इनके ऊपर आक्रमण कर दिया, और अचानक धोखे से, छल कपट की नीति से इन पर आक्रमण कर दिया, और दूसरा पानीपत का जो युद्ध है उसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो गई, और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड की इस युद्ध में हार हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने छल कपट की नीति से युद्ध किया था। देखिए, हमारे इतिहास में जब युद्ध होता था ना, तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, बहुत ही ज़्यादा नियम के साथ युद्ध होता था। हमारे इतिहास में हम किसी पर भागते हुए पे वार नहीं कर सकते थे। उस समय अगर कोई आपकी शरण में आया है तो उसके लिए एक्सेप्ट करना ही होगा आपके लिए। उस समय अगर युद्ध चल रहा है, किसी की तलवार अगर गिर गई तो उसे कह देते थे कि ले ले भाई, ले ले तलवार, ले ले, फिर युद्ध करते हैं। भाला तलवार अगर किसी का गिर गया, टूट गया, तो कह देते कि चलो और ले ले, तो उसके बाद लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि निहत्थे पर हम लोग वार नहीं किया जाता था। और ज़्यादातर तो ऐसा होता था कि युद्ध हो रहा है और अलार्म बोल गया कि अरे भाई टाइम हो गया, चलो युद्ध को यहीं बंद करते हैं। इस तरह से होता था उस समय का युद्ध। उस समय के युद्ध में टाइमिंग थी, बहुत सारे नियम थे। ऐसा नहीं है कि भाई दुश्मन है उसे मार ही दो। हम लोग बुजुर्ग पे, बच्चों पे, या फिर किसी भागते हुए पर शरण में आ गया तो उसे छोड़ दिया करते थे। उससे ऐसा नहीं है कि किसी को मारना। लेकिन जो मुग़ल आए थे, उन्हें तो सिर्फ मारना है तो मारना है। उनका ना कोई टाइमिंग था, ना कुछ नहीं था। तो हमारी संस्कृति में ऐसा रहा, इस वजह से तो पृथ्वीराज की इसमें कोई गलती नहीं। उस समय ये पानीपत की पहली लड़ाई में वो जब हार गया और शरण में आ गया, उस समय अगर ये मार देते तो बेशक जीत जाते, लेकिन उस समय का इतिहास कुछ और ही होता। बेशक दूसरे युद्ध में अगर ये हार भी गए तो आज इनका नाम पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगर पहले युद्ध में उसके हारने के बाद वो उसने क्षमा जो मांगी, उस समय अगर इन्हें मार देते तो शायद इनका इतिहास कुछ और ही होता। क्योंकि हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है कि कोई शरण में आ गया तो उसे मार दिया जाए। किसी भी निहत्थे व्यक्ति पर इस तरह से आक्रमण नहीं कर सकते थे, और ना ही किसी बुजुर्ग बच्चे पर इस तरह के आक्रमण किया जाता था। तो अब हमें देखना है कि साका क्या होता था। साका क्या होता था, जौहर क्या होता था, और केसरिया क्या होता था। देखिए, राजस्थान के इतिहास में तो बहुत सारे राजा हुए हैं। उनके लिए हमें पढ़ने के लिए तो वक्त चाहिए, बहुत महीनों लग जाएंगे राजस्थान का इतिहास पढ़ने में, क्योंकि वहाँ पर बहुत बहुत बड़े योद्धा, पृथ्वीराज चौहान, हमीर, सांगा जैसे बहुत बहुत बड़े राजा होते थे। लेकिन उनके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। उन राजाओं की कहानी भी बहुत रोचक रही है, लेकिन क्या हम हर एक राजा के लिए हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे। इसलिए चलिए अब हम इनके लिए देखते हैं कि साका क्या होता है, जौहर क्या होता है, केसरिया क्या होता है। देखिए, एक राजा थे, क्या नाम था उनका? हमीर। एक राजा थे हमीर। हम लोगों को पढ़ना है साका, जौहर और केसरिया। इनके बारे में पढ़ने के लिए चलिए हम एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक राजा थे हमीर।
हमीर बहुत ही प्रतापी राजा थे, लेकिन क्या है कि इन पर आक्रमण कर दिया। इन पे अचानक से आक्रमण करने से हमीर किले में अंदर बंद हो गए। अब किले में जब अंदर बंद हो गए, चारों तरफ से किले की दीवारों को बंद कर दिया, महल की दीवारों को बंद करके अंदर बैठे हुए थे। कौन? हमीर। अब बात आई कि अंदर जब बैठे हैं तो कब तक बैठे रहेंगे? अंदर खाने पीने की व्यवस्था है, अन्य व्यवस्था, जब गेट बंद ही कर दिया, बाहर से घेर दिया, तो कब तक चलता रहेगा ये? ऐसा चलता रहा कुछ दिन। और उसके बाद क्या हुआ, हमीर के ही कुछ सैनिक, 2 सैनिकों से मिलकर उसमें अंदर जो पीने के पानी की व्यवस्था थी, जो कुंड था, जो झील थी, उस झील में गाय का खून मिला दिया। गाय का खून मिलने से अब ये हुआ कि अंदर की जो जनता थी कि अब इस पानी में गाय का खून मिल गया, तो अब ये पानी हमारे पीने लायक नहीं रहा, तो अब हम अंदर पानी नहीं पिएंगे, बाहर से कुछ आने की व्यवस्था नहीं है, तो क्या करेंगे? तो भाई अब तो हमें मरना ही है ना। तो एक ऐसी स्थिति आती थी, साका ऐसी स्थिति आती थी कि अब तो हमें मरना ही है। अब जब मरना ही है तो क्यों ना बाहर निकल के कुछ लोगों को मार के मरा जाए। भाई जब मरना ही है, निश्चित हो गया है कि अब हमें मरना ही है, कि बाहर से कुछ खाने पीने की व्यवस्था आ नहीं सकती, अंदर बंद है, तो इससे अच्छा तो ये है कि गेट खोलें और सब लोग बाहर जाएं। मरना तो है ही, इसलिए इन्हें मार दिया जाए। इसके बदले में कुछ लोगों को तो मार देंगे, पूरी एक तरफ 4,000 की सेना है, एक तरफ 40,000 की सेना, तो मरना तो है, मरना तो निश्चित है। तो इससे अच्छा है कि क्यों ना हमें गेट खोल के बाहर जाएं और मरने से पहले कुछ लोगों को मार दें। इसके लिए कहा जाता था साका। बात आती है जौहर की, कि जौहर किसे कहा जाता था। साका से एक दिन पहले जौहर हुआ करता था। जौहर क्या होता है? देखिए, हमारे यहाँ की तो संस्कृति की परंपरा इस तरह की थी कि युद्ध के बाद केवल राजा से युद्ध होता था, उसके राजपाट को ले लेते थे, अपने राज्य विस्तार के लिए युद्ध किया करते थे, लेकिन वहाँ की महिलाओं और लड़कियों से कुछ नहीं कहा जाता था। लेकिन ये जो मुग़ल आए थे ना, इन्होंने युद्ध करके, सबसे पहले तो ये युद्ध करते और राजा को मार के उसकी रानी से विवाह कर लिया जाता था, या फिर उसकी बेटी को उठा ले जाते थे, उस वहाँ की महिलाओं को ले जाया करते थे, ये किया करते थे मुग़ल। तो जौहर क्या है? जौहर ये है कि साका से एक दिन पहले जौहर हुआ करता था कि वहाँ की महिलाएं एक यज्ञ कुंड बना के, प्रॉपर अच्छी तरह से यज्ञ हुआ करता था, लकड़ियाँ वकड़ियाँ इकट्ठा करके, और उसमें कूद जाया करती थी। तो ये होता था जौहर। जौहर में बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी की और उस जौहर में कूद गई। वहाँ की औरतें, रानी, जो कोई भी है, बच्चों को लेकर कूद जाया करती थी। ये होता था जौहर। तो ऐसा ही कुछ हुआ हमीर के साथ, कि हमीर बैठे हुए थे अंदर, और फिर वहाँ के सेनापति ने आके कहा वहाँ की रानी से कि महारानी बताइए तो, अंदर जाके बूझिए तो कि क्या करना है। इस तरह से महाराज अंदर बैठे हुए हैं, तो बताइए तो कि मरना तो है, हमें मरना तो निश्चित है, क्योंकि पानी नहीं है पीने के लिए, पानी में गाय का खून मिला दिया है, तो मरना है। इससे अच्छा तो हम साका कर लें। साका करने से कम हम मार के तो मरेंगे, कायर की तरह तो नहीं मरेंगे ना। तो रानी अंदर गई और राजा को थोड़ी सुना दी होंगी, जैसे महिलाएं सुना दिया करती हैं वैवाहिक जीवन में। तो उन्होंने कहा रानी मेरी बात सुनो, क्योंकि ये हमीर पे जो थी, हमीर पे एक बेटी थी, तो उस समय जो जौहर हुआ करता था वो महिलाओं के लिए हुआ करता था। महिलाएं अपने छोटे बच्चों को लेकर आग में कूद जाया करती थी, लेकिन ऐसी लड़कियां जो विवाह योग्य हैं लेकिन विवाह नहीं हो पाया है, उनका क्या होगा? तो हमीर की एक बेटी थी, तो हमीर उसके लिए चिंतित था कि चलिए आप तो जौहर कर लोगी, हम लोग केसरिया करके, अभी आगे बताते हैं केसरी क्या होता है, हम लोग साका करके केसरिया में चले जाएंगे। बेटी का क्या होगा? भाई किले से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कहाँ भेजें उसे, कहाँ? अगर कुछ समय होता तो किसी के साथ शादी वादी कर दी जाती और चली जाती वो अपने घर। ये बात सुन ली उनकी बेटी ने, और बेटी आती है, कहती है, उसे पता चल जाता है कि पिताजी मेरी वजह से इतने बड़े चिंतित हैं, मेरी वजह से बहुत चिंता में हैं। तो वो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी आप ऐसा कीजिए, तलवार निकालिए और मुझे काट दीजिए, मुझे काटने के बाद आप आराम से साका कर सकते हैं। तो राजा अपनी बेटी को कैसे काट सकता है? वो बेटी जाती है महल की छत पे और पीछे की तरफ तालाब में कूद जाती है, और उसके लिए, और वो वहाँ ख़त्म हो जाती है। फिर क्या होता है? फिर वहाँ की रानियाँ जौहर करती हैं। जौहर के बाद, जौहर का अगला दिन साका का होता है, और साका में के बाद वहाँ के जो सैनिक हैं सब लोग केसरिया कपड़ा बांध के सिर से और युद्ध में भाग लेते हैं, गेट खोल देते हैं,
और युद्ध में भाग लेते हैं कि हम अगर 2000 भी हैं, चाहे 40,000 की सेना है, उसमें उतरना, ये कहलाता था केसरिया। ये सर पे केसरिया कलर का कपड़ा बांधते थे और कूद जाया करते, जिससे दुश्मन के छक्के छूट जाते थे कि अरे इन्होंने तो साका कर लिया, ये तो मरने मारने को ही उतर के आए हैं। तो कभी कभी तो ऐसे युद्धों में जीत भी हो जाती थी, लेकिन क्या है कि ये युद्ध हार गए। इसके बारे में बहुत सारी कहावतें हैं। चलिए, एक कहावत आपने सुनी होगी, सिंह गमन सत्पुरुष वचन, कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े ना दूजी बार। जैसे जिस तरह से सिंह एक ही रास्ते पर एक ही बार जाता है, जैसे किसी रास्ते से जा रहा है, ऐसा नहीं कि उधर से किसी ने हट कर दी और शेर उल्टे पांव भागता हुआ आ रहा है, नहीं, शेर जिस रास्ते को जाएगा वो उसी रास्ते को जाएगा। तो सिंह गमन सत्पुरुष वचन, जिस महान व्यक्ति ने अपने कोई बोल दिया तो वो उसके लिए सत्य हो जाया करता था कि उसे तो वही निभाना था। कदली फल एक बार, कदली का मतलब होता है कि केले के पेड़ पर एक बार ही फल आता है, केले के पेड़ पर एक बार ही फल आता है। सिंह गमन सत्पुरुष वचन, कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट। तिरिया तेल, तिरिया पे मतलब महिलाओं पर, औरतों पर जो तेल चढ़ता है, जब उनकी, आप लोगों को पता होगा जब महिलाओं की शादी होती है तो उनके ऊपर तेल वेल हल्दी चढ़ती है, तो वो महिलाओं पर केवल एक बार चढ़ती है। अगली बार अगर किसी कारणवश हो भी जाता है कि कहीं अन्य जगह जाना होता है तो उस पर तेल नहीं चढ़ता है, हल्दी नहीं चढ़ती है। तो क्या कहेंगे, सिंह गमन सत्पुरुष वचन, कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट। हमीर का जो हट था वो भी चढ़ा ना दूजी बार। हमीर का हट भी बहुत ही प्रतापी राजा था, इसलिए इनके बारे में कहा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी। अगली हमारी जो क्लास होगी वो होगी राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में। चलिए, आज की क्लास यहीं तक काफ़ी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।